हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग वही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ये जो है कलरफुल नहीं लग रहा है क्योंकि मतलब कि मेरे पास ऐसे ही PDF फाइल मिल पाया है, तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको मतलब कि सब चीज़ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। खैर, हमें जो है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पृथ्वी की जो सतह होती है ना, वो सभी जगह एक जैसा नहीं होता है। वो जो पृथ्वी पर जो है आपका अनेक प्रकार के स्थल रूप होता है, और स्थल मंडल के कुछ भाग जो रहता है ऊंचा होता है, कुछ नीचा होता है। आप देखे होंगे कोई कोई ज़मीन जो रहती है बहुत ही नीची रहती है, कोई जो रहता है ऊंचा रहता है, कोई समतल रहता है। ठीक है, तो ये एक समान जो रहता है स्थल नहीं स्थल जो रूप जो है वो एक समान नहीं होता है। तो ये जो स्थल रूप जो है ना, ये दो प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। दो प्रक्रिया मतलब एक होता है आपका आंतरिक प्रक्रिया होता है, एक बाह्य प्रक्रिया होता है। यानी आपका पृथ्वी के अंदर जो है लगातार जो रहता है गति होते रहता है, और पृथ्वी के अंदर जो गति होती है इसको हम लोग आंतरिक प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसी के कारण कभी कभी क्या होता है कि कोई स्थान जो रहता है उठ जाता है और कहीं जो है आपका धंस जाता है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि 6 मीटर से जो अधिक ऊंचाई और ढाल वाली जो पहाड़ी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग पर्वत कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक तो हम लोग आंतरिक देखे, दूसरा जो होता है वो ब्रह प्रक्रिया होता है जो कि लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है। यानी इस पृथ्वी की सतह जो है टूटता है, घिसता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। और अपरदन की क्रिया के द्वारा जो सतह जो होता है वो नीचे हो जाता है, धंस जाता है, तथा निक्षेपन की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। और किसके द्वारा इसका फिर से निर्माण हो जाएगा, वो धंस जाएगा तो निक्षेपन के द्वारा। ठीक है, तो ये दो प्रक्रिया जो है बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों और मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये समझ में आया अपरदन क्या कैसे हुआ। तो वो जो सतह जो है पृथ्वी का सतह जो टूट जाता है, जैसे कि आपका लगातार पानी आता है पर्वत पे, तो वो जो है धीरे धीरे वो टूटने लगता है, तो ये अपरदन हो गया। फिर अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनके फिर से निर्माण होता है। अब देखिए पानी ही आता है, वो बहुत सारे बालू मिट्टी को ले जाकर कहीं फेंक देता है तो जगह ऊंचा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो जो नीची जगह होती है वो फिर से जो है वो मतलब कि उसका निर्माण होता है। इसी को हम लोग निक्षेपण कहते हैं। तो देखिए हम लोग जो ढाल के आधार पर पर्वत होता है, पठार होता है, मैदान होता है। ठीक है, अब पर्वत के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछा क्या है, अपरदन और निक्षेपण ये दोनों से क्वेश्चन आता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए पर्वत क्या है ना, ये आपका पृथ्वी का जो सतह है उसकी जो ऊंचाई भाग है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। और पर्वत का शिखर जो है छोटा तथा आधार जो रहता है चौड़ा होता है, और ये आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ जो रहता है बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। मतलब पृथ्वी से जो ऊंचा जो प्राकृतिक होती है या जो सतह होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है पर्वत। तो पर्वत का शिखर जो रहता है वो छोटा भी होता है और तथा आधार जो रहता है चौड़ा होता है, और ये आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है, या कुछ पहाड़ों बादल से भी। यानी कभी कभी ये बहुत छोटा भी होता है, कभी कभी वो बहुत ऊंचा होता है, इतना ऊंचा होता है कि वो बादल से भी ज़्यादा ऊंचा होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊंचाई पे जाता है क्या होता है, जलवायु जो रहता है ठंडी होता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। कुछ पर्वत जो रहता है वो हमेशा जमी रहने वाले बर्फों की नदियाँ होती है, और उन्हें हिमानी कहते हैं। हिमानी किसको कहते हैं, तो कुछ पर्वत जो रहता है जो कि हमेशा जमा हुआ बर्फ की से ढका हुआ रहता है, उसको हम लोग हिमानी कहते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी पर्वत है जो समुद्र के भीतर है तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। ठीक है, तो कुछ जो है समुद्र के जो नीचे रहते हैं उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग जो है निवास करते हैं। वहाँ का धरातल घड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। तो पर्वत पे जो है बहुत कम ही लोग निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ पे रहना थोड़ा बहुत ही कठिन हो जाता है, और वहाँ पे जो है कृषि के लिए योग्य भूमि भी जल्दी नहीं मिल पाता है। तो पर्वत जो है एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है,
यानी वो एक व्यवस्थित क्रम में है, तो वो क्या हो गया, श्रृंखला हो गया। तो बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। तो हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज, याद रखिएगा, हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज ये एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है और पर्वतों की ऊंचाई एवं प्रकार में भिन्नता होती है। तो हिमालय, आल्प्स और एंडीज कहाँ है, तो एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में है, तो याद रखिएगा। तो इसकी आकार में क्या है, भिन्नता है। पर्वत जो है तीन प्रकार का होता है, एक वलित पर्वत है, एक आपका भंसोत्तत्व पर्वत है, एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो याद रखिएगा, हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है। तो याद रखिएगा, वलित पर्वत कौन सा है, आपका यहाँ पे मैचिंग से क्वेश्चन आता है, मैच द फ्लोइंग से क्वेश्चन आता है। तो हिमालय और आल्प्स जो है ये वलित पर्वत है, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर जो रहता है शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो भारत की अरावली श्रृंखला। ठीक है, अपरदन की प्रक्रिया के कारण ये श्रृंखला जो है घिस गई है। अभी हम लोग बताए थे ना, अपरदन क्या होता है, जब जो है कोई चीज़ जो रहता है टूटने लगता है, घिसने लगता है, उसको हम लोग अपरदन कहते हैं। जैसे कि पानी पर्वत में पानी में जो पर्वत होती है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे पानी की वजह से जो रहता है टूटता है, घिसता है, तो उसको क्या कहेंगे, अपरदन कहेंगे। तो उत्तरी अमेरिका के एप्लेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं और एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुरानी वलित पर्वत है। तो वलित पर्वत याद रखिएगा, उत्तर अमेरिका में जो आपका एप्लेशियन है तथा रूस के यूराल पर्वत, रूस में क्या है आपका यूराल पर्वत है। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपका वलित पर्वत में आता है। जब बहुत बड़ा भाग जो है टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्तत्व पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है कि बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, तब जो मतलब कि बचता है उसके बाद उसको हम लोग भ्रंशोत्तत्व पर्वत कहते हैं। तो ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, जो ऊपर जो उठा हुआ रहता है उसको हम लोग, जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर वाला जो भाग है उसको हम लोग उत्खंड कहेंगे, हॉस्ट, तथा नीचे जो वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग द्रोणिका भ्रंश कहते हैं, यानी ग्राबेन कहा जाता है। तो यूरोप की राइन घाटी तथा वासजीस पर्वत इस तरह की पर्वत तंत्र के उदाहरण है। तो याद रखिएगा, यूरोप में आपका राइन घाटी है और वासजीस पर्वत जो है ये आपका किसके एग्जाम्पल है, तो भंसरोत्तत्व पर्वत की उदाहरण है। भंसोत्तत्व पर्वत क्या है, तो जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है उसके बाद जो बचता है उसको हम लोग भंसोत्तत्व पर्वत कहते हैं। तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग उत्खंड कहते हैं, जो नीचे वाला भाग जो बचा हुआ रहता है उसको हम लोग द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। क्लियर है ना। अब देखिए, एटलस में दिए गए विश्व अब ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमांजारो तथा जापान का फ्यूजिमा इस तरह के पर्वतों का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो भाई जो अफ्रीका में हम लोग का माउंट किलिमांजारो है और फ्यूजिमा जो है जापान में, ये हम लोगों का जो है ज्वालामुखी पर्वत है। तो पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं, पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं। बहुत सी नदियाँ का स्रोत पर्वत ही होता है, हिमालयों में होता है, और जलाशयों की थोड़ा सा गला ये हो गया था। जलाशयों की जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग 3 प्रकार का पर्वत देखें जो कि जहाँ से हमें क्वेश्चन आता है, तो आपको ये याद रखने पड़ेगा कि ये कौन सी पर्वत है और इसका उदाहरण क्या है। फिर से हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि भाई पर्वत 3 प्रकार की होती है, वलित और भंसोत्तत्व और ज्वालामुखी। वलित पर्वत क्या होती है, तो हिमालय और आल्प्स जो है वलित पर्वत है, जो कि थोड़ा इसका सतह जो रहता है ऊबड़ खाबड़ रहता है तथा शिखर जो रहता है ये आपका शंक्वाकार होता है। ठीक है, इसके अलावा भारत की जो अरावली मतलब की श्रृंखला है, ये विश्व की सबसे पुरानी आपको वलित श्रृंखला है। फिर उत्तर अमेरिका में आपका एल्प्शियन है और रूस के यूराल पर्वत जो है ये भी आपका वलित पर्वत में आता है। इसके अलावा हम लोग भंसोत्तत्व पर्वत को देखें, तो देखिए कि भंसोत्तत्व पर्वत का निर्माण तब होता है जब बहुत बड़ा भाग जो है
टूट जाता है तो उसका जो ऊपर वाला भाग रहता है उसको हम लोग उत्कट भ्रंश कहते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट जो बचा हुआ रहता है उसको द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। तो ये जो रहता है ये आपका भ्रंशोत्तर पर्वत होता है। इसमें अगर हम लोग उदाहरण ले तो राइन घाटी जो है यूरोप में, और वांसस पर्वत जो है ये आपका ये जो है आपका ये भ्रंशोत्तर पर्वत का जो है उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग ज्वालामुखी के बारे में देखें तो जिनका उत्पन्न मतलब जिनका निर्माण जो है ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण हुआ है उसको हम लोग ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। अगर हम लोग उदाहरण ले तो अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो है और जो फ्यूजिमा जो है आपका जो जापान में है, ये दोनों जो है ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट है जिसकी पैराग्लाइडिंग हो गया, हैंग ग्लाइडिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गया तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल है, यानी पर्वतों का कुछ खेल है ये सब। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है पठार है, तो पठार जो रहता है ये उठी हुई या समतल भूमि को कहते हैं, और इसके आसपास का क्षेत्र जो रहता है ना वो अधिक उठा हुआ रहता है, और इसका जो ऊपरी भाग होता है मेज के समान सपाट होता है। ठीक है, तो किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ढाल खड़े होते हैं, जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। देखिए, कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की सतह जो होता है की तरह पठार भी मतलब जैसे पर्वत जो रहता है बहुत ही ऊंचा रहता है उसे पठार भी होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकता है। तो पर्वतों की सतह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। जैसे अभी हम लोग वलित में देखे थे ना, सबसे पुरानी श्रृंखला थी, तो इसी तरीके से ये कुछ नया होता है कुछ पुराना होता है। अगर हम लोग देखें तो भारत में जो दक्कन पठार है ये पुराने पठारों में से एक है। फिर केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार जो है एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार जो है इस प्रकार का उदाहरण है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र से 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है। ठीक है, तो याद रखिएगा 4000 से 6000 मीटर तक है। तो पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता जो होती है यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पर्वतीय भागों में स्थित है। मतलब कि समझ में आया ना कि खनिज जो है हमें पर्वत से मिलता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि ये जो है अब इसमें खनिजों की प्रचुरता होती है। ठीक है, जैसे कि अफ्रीका का जो पठार है ये सोना एवं हीरो की खनन के लिए प्रसिद्ध है, और भारत में छोटा नागपुर का जो पठार है ये लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के लिए बहुत बड़े भंडार में पाया जाता है। तो भारत का छोटा नागपुर पठार पता है ना, लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के लिए का बहुत बड़ा भंडार है। और याद रखिएगा सोना और हीरा का पूछ लिया जाए तो अफ्रीका का जो पठार है सोना या हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा कि छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों का उदाहरण है। मतलब पठार क्षेत्र में बहुत सारे जलप्रपात होते हैं ना, तो हम लोग हुंड्रू जलप्रपात का नाम सुने होंगे जो कि रांची में स्वर्णरेखा नदी में, और इसी तरीके से अगर हम लोग जोग जलप्रपात जो कि हमें कर्नाटक में है, तो ये दोनों जो है आपका किसका उदाहरण है, जलप्रपात का उदाहरण है। मैदान तो समझते होंगे ना कि मैदान किसको कहते हैं, तो बहुत बड़ा ये जो समतल भूमि होता है उसी को हम लोग मैदान कहते हैं। तो ये वो सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि समुद्र तल से कितना ऊंचा होता है, तो 200 मीटर होता है। ठीक है, तो शायद हम लोग यहाँ भी देखे थे ना कि ये विश्व की सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर है। किसका बात कर रहा है, तिब्बत का पठार का बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये इंडिकेट है, तो ये इंपॉर्टेंट है तिब्बत का पठार। ठीक है, सबसे ऊंचा पठार है, इसकी ऊंचाई कितना है, तो समुद्र से 4000 से लेके 6000 मीटर तक है। तो याद रखिएगा। इसी तरीके से हम लोग समतल मैदान के बारे में देखें तो इसका समुद्र तल से जो है 200 मीटर तक है, यानी 200 मीटर से अधिक ऊंची होती से मतलब अधिक ऊंचा नहीं होता है। ठीक है, तो ये था। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है देखिए कि पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वो घाटियों से निक्षेपित कर देती है और इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है कि अप्रदन पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। मतलब देखिए जब पानी आता है ना, तो जैसे कि ये मतलब पर्वत पे या पत्थर पर टकराता है तो वो धीरे धीरे उसको घीसता है, उसको तोड़ता है, तो उसको तोड़ के घीस के वो कहाँ ले जाएगा, अपने साथ ले जाएगा। जब अपने साथ ले जाएगा तो दूसरी जगह ले जाकर वो फेंक देता है, तो वो उससे क्या होता है, मैदान का निर्माण होता है। इसी को हम लोग निक्षेपण कहते हैं। तो अप्रदन और निक्षेपण
दोनों से क्वेश्चन आता है। समझ में आया कि अप्रदन क्या बोल रहा है? अप्रदन बोलता है कि जिससे वो टूटता है, ठीक है। निक्षेपण क्या बोलता है कि वो टूटा हुआ को जो अपने साथ बहा के ले जाके कहीं फेंक रहा है और फिर मतलब कि गड्ढा फिर उसका निर्माण कर रहा, मतलब कोई धसी हुई जमीन है उस पर वो ले जाकर फेंक दे रहा, तो वो ऊंचा हो जाएगा ना, तो इसको प्रदन कहेंगे, ठीक है। देखिए, मैदान मनुष्य के लिए रहने के लिए सबसे उपयोगी है। यहाँ का जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि ये समतल भूमि होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण ये भाग जो रहता है खेती के लिए भी उपयुक्त होता है, ठीक है। भारत का गंगा का मैदान जो है देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है, तो गंगा का मैदान है, ठीक है। स्थल स्वरूप लोग, तो स्थल रूपों की भिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होती है। तो आपको तो पता है कि मैदान में ऑब्वियसली थोड़ा सा सरल होगा, पर्वतीय क्षेत्रों में तो बहुत ही मुश्किल होता होगा वहाँ पे घर बनाना, फिर सड़क बनाना। तो यहाँ पे क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों की रहन सहन के तरीके में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। तो इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा है, 3-4 स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो उसमें बोला गया है कि भाई पहला स्टेटमेंट जो है आपको एक्टिविटी करके दिखाया जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट और कुछ है, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। उसके बाद आपको एक स्टेटमेंट ये दे दिया जाएगा कि आप जागरूकता पैदा करके इस खतरों को कम कर सकते हैं। तो हमारा ऑब्वियसली हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि अगर हम आकस्मिक घटनाओं के बारे में कहे हैं तो भाई हमें इसके में जागरूकता फैलाना चाहिए, इससे हम खतरे को कम कर सकते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन हमें जो है एक देखने को मिला है। तो इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट था हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम सबसे इंपॉर्टेंट तो पर्वत से आपका क्वेश्चन आता है, जो कि 3 प्रकार का जो पर्वत हम लोग देखे, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन आता है, उससे देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अभी जो हम पढ़े वो आता है, ठीक है। इसके अलावा आपका मतलब कि कहीं से मतलब ब्रह प्रक्रिया क्या होती है, अतः प्रक्रिया क्या होता है ये याद रखिएगा, हिमानी क्या होता है ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर अप्रदन इंपॉर्टेंट है, निक्षेपण इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा छूट गया था हम लोग का कि प्रशांत महासागर में स्थित है आपका मानाकी पर्वत हवाई द्वीप, सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 10,205 मीटर एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है, ठीक है। तो याद रखिएगा मानाकी पर्वत जो कि आपका माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, 10,205 मीटर है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे क्या देखें, समतल भूमि क्या होती है देखें। इसके अलावा हम लोग देखें कि मैदान की ऊंचाई समुद्र तल से कितना होती है, और जो सबसे ऊंचा जो पठार है उसका समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे है, और सबसे जैसे तिब्बत का पठार, ठीक है, जो कि सबसे ऊंचा पठार है, इसके बारे में डिस्कस किए हैं हम लोग। तो आज के क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।